सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना सीखो। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस वन शॉट लेक्चर में, जहां आज इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर खत्म करेंगे। नीट एग्जाम के लेक्चर सफिशिएंट है, आप इसको अपने रिवीजन पर्पस के लिए देख सकते हो और बहुत ही इजी वे में आपको इस पूरे लेक्चर को कराया जाएगा। तो भाई चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं अल्कोहल का। भाई अल्कोहल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि अल्कोहल पी के इंसान नशे में चला जाता है। बेटा इस लेक्चर को देख करके तुम नशे में मत चले जाना, नींद में मत चले जाना। तुम्हें जागृत करने के लिए मैं अल्कोहल की एक्चुअल डेफिनेशन और एक्चुअल कंसेप्ट सिखाता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल क्या होता है ना बेटा। तो मान लो तुम्हारे सामने कोई हाइड्रोकार्बन है। जी सर, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है मास्टर साहब, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में बेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊं जी मास्टर, और इसमें से एक OH को मैं लगा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं, CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाऊं और एक OH को लगाऊं, तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा CH3OH। और किसी भी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे एक OH को लगा दिया और हमारे सामने क्या बन के तैयार हो गया, अल्कोहल बन के तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं अल्कोहल क्या होता है। अब बेटा ये जो OH होता है ना, इस OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक बात बताओ, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसे हाइड्रोकार्बन से ही तो बनाया गया है भाई। हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाया गया, एक OH को लगाया गया, तो ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसी से बना है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। किसका डेरिवेटिव, इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सी को हमने लगाया है OH ग्रुप को और हमारा अल्कोहल बन गया है। तो अल्कोहल क्या होता है, इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्कोहल। एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH लगाओ, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। यानी अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बोलो मेरी बात समझ में आई, जी सर समझ में आ गया। क्या कोई और एग्जांपल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मास्टर। देखो बेटा ध्यान से सुनो, लेट सपोज हमारे पास में C2H6 है जी मास्टर, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊं और एक OH को लगाऊं, तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H5, और एक OH को लगाऊंगा तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अल्कोहल है। क्या है बेटा, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप आ गया है ना बेटा। तो अल्कोहल बनाते कैसे हैं मास्टर साहब, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और OH ग्रुप लगा देते हैं, अल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। जी सर। अब सवाल उठता है, सर हमारे चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब सर ये अल्कोहल तो आपने समझा दिया, अब ये फिनॉल क्या होते हैं। अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर क्या दिक्कत होती है, मैं आपको समझाता हूं। जब मैं बच्चों से कहता हूं अल्कोहल बताओ, तो वो हमसे कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, क्या बताया मैंने बेटा, वो कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है ये। समझना दिक्कत कहां आती है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, हाँ सर। जैसे कि सर अभी आपने बताया था C2H6 था, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक OH को लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। पर तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं है ना, एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब नॉर्मल जैसे CH4 C2H6, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपको याद रखना है बेंजीन वगैरह है ना, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटा, बेंजीन वगैरह। और ये क्या है, ये सारे, ये बेंजीन थोड़ी है, नॉर्मल है, तो इसे बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये जो अल्कोहल हम बनाते हैं ये हमेशा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, यानी CH4 C2H6। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन वगैरह हो गया, अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं, अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं है ना, और एक OH लगा दूं, तो अब हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में बच्चों को बड़ी डाउट होती है। तो अगर आपके सामने मान लिया बेंजीन है,
तो बेंजीन को बोलते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसके हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन होता है। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, लेट सपोज ये ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा दूं और इसमें एक OH लगा दूं, तो अब हमारा बन जाएगा फिनॉल। तो यानी सर जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और वहां पे OH लगा देता हूं तो हमारा बन जाता है फिनॉल। अब इस हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है बेटा, इस हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, इस वजह से फिनॉल को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है? फिनॉल होता है। पर फिनॉल को बनाते कैसे हैं? किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, जैसे कि बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और यहाँ पे एक OH लगा देते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। तो ठीक है सर, अब बात करते हैं, अल्कोहल तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं फिनॉल का। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल क्या होता है? तो भैया फिनॉल क्या होता है? किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में से OH ग्रुप अगर बॉन्डेड होता है बेंजीन रिंग से तो उसे फिनॉल कहा जाता है। जैसे मान लो किसी भी एरोमेटिक रिंग से, जैसे ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जी सर है, अगर इससे डायरेक्टली OH कनेक्टेड है तो ये क्या है? तो ये है आपका फिनॉल। क्या है बेटा? फिनॉल। पर ये बना कैसे, मैंने आपको पीछे समझा दिया। तो फिनॉल क्या होता है? कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अभी एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है ना, इसमें क्या है? इसमें जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, इसी वजह से इसको क्या कह दिया गया? इसी वजह से इसको फिनॉल बोल दिया गया। बोलो मास्टर की बात समझ में आ रही है? और नहीं समझोगे तो क्या करोगे भाई? है टाइम बहुत कम है, यूनिट सिलेक्शन, तुम्हें बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा बेटा, बहुत अटेंटिव होने की तुम्हें जरूरत है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आपको समझना है अल्कोहल क्या होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओगे, OH लगाओगे तो अल्कोहल होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से OH हाइड्रोजन हटाओगे, OH लगाओगे तो फिनॉल होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, जहां पे बात फिनॉल की होगी तो फिनॉल को डिफाइन कैसे करोगे? फिनॉल को आप बोलोगे कि भैया इसमें क्या होता है? इसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है OH। पहचानना सीखो, इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप बॉन्डेड होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, और इसे क्या कह दिया जाता है? इसे फिनॉल कह दिया जाता है, जैसा कि आपने देख लिया। जी सर। हाँ, अब बात करते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एन OR ग्रुप गिव्स एन ईथर। ईथर क्या होता है? मान लो हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, अब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊं और मैं OR ग्रुप लगाऊं। OR मतलब एक OR ग्रुप लगाऊं तो क्या बन जाएगा? इस केस में बन जाएगा हमारा ईथर। इसे क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं ईथर। अब ये R के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है। R मतलब OCH3, R की जगह पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। मान लो मैं CH3 बोल दूं, है ना, OCH3 है ना, इसी को बोल देते हैं। CH3 क्या है? ये R ही ग्रुप है। R मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5 कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 OCH3, यही तो बनेगा। जी मास्टर, यही बनेगा बेटा। इसको बोलते हैं ईथर। कभी भी बीच में इधर भी एक R ग्रुप हो जैसे कि CH3, इधर बीच में ऑक्सीजन, इधर भी R हो तो इसे कहा जाता है ईथर। क्या कहा जाता है बेटा? ईथर। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, ठीक है। तो इसको पहचान के रखना। जी सर। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया। यानी ईथर कब बनता है? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है OR ग्रुप से, R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ईथर बन जाता है ना। अब भैया ये जो R ग्रुप है जरूरी नहीं कि सेम हो। मान लो हमारे पास में यहाँ पे CH3 है, हमारे पास मान लो यहाँ पे CH4 था। जी मास्टर। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाऊं और इसमें से मैं क्या करूं, एक OC2H5 लगाऊं। यहाँ पे R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3OC2H5। अब तुम देखो इस बार ये वाला R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप डिफरेंट है ना। ये CH3 है, ये C2H5 है। तो बेटा ये जो दोनों R ग्रुप है ये आपके सेम भी हो सकते हैं जैसा कि ऊपर वाले केस में है, और बेटा ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईथर क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक OH को लगाओ, अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है? जब कभी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन से OH डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और ईथर कब बनता है बेटा? जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं OR ग्रुप से तो उसे क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। अब सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखेंगे अल्कोहल का, कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है भाई। मान लो हमारे पास में है
CH3OH। अब नॉर्मल IUPAC रूल लगाओ भाई, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है बेटा, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, और बेटा वन पे ही ऑल लगा है तो वन ऑल बोलेंगे। और तुम्हें पता है ई और ओ एक दूसरे के बाद आते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है मेथेनॉल। क्या कहा जाता है बेटा, मेथेनॉल, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ वर्ड होता है। अगर मान लो आपके पास में बोलूं C2H5OH, क्या बोलूं मैं बेटा, C2H5OH, तो इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एथेनॉल बोल देंगे, है ना बेटा। ऐसे ऐसे करके चले जाओ। अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं C3 और H7OH, है ना, सही है ना, C3H7OH, तो ये क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेनॉल। तो आप समझ पा रहे हो, जितने कार्बन है, एक कार्बन था तो मेथेनॉल, दो कार्बन था एथेनॉल, तीन कार्बन था प्रोपेनॉल, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, अब मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो CH3 CH2, है ना, CH2OH, इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। इसमें एक ही अल्कोहल है ना, एक ही OH ग्रुप है, हाँ सर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कॉमन नेम है इसका मोनो, इसमें एक ही अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ये भी याद रखना। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा, मेथ एथ प्रो प्रोपेनॉल। क्या होगा, मेथ एथ प्रो प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है। तो नोमेनक्लेचर बहुत इजी होता है, आप कर ले जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। आइए भैया बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की, कि अल्कोहल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अल्कोहल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो तरीका है कि उसमें कितने OH प्रेजेंट है, कितने OH ग्रुप है एक कंपाउंड में। जैसे मान लिया एक OH ग्रुप है तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि मान लो CH3 CH2OH, बेटा इसमें एक ही OH ग्रुप है ना, तो अगर एक OH ग्रुप है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। अगर मान लो आपके पास में दो OH ग्रुप है, CH3 CHOH और यहाँ पे CH2OH, तो इसे बोलेंगे बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे दो OH है। तो जो अल्कोहल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने OH ग्रुप है उनको हमने क्लासिफाई कर दिया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और बेटा यहाँ पे अगर तीन OH है, अगर मान लिया तीन OH है, 3 OH ग्रुप किसी कंपाउंड में, तो उसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और मान लिया भाई साहब आपके किसी कंपाउंड में चार OH ग्रुप आ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, चार अगर आ रहे हैं तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, 4 OH या 4 से ज्यादा, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है भाई, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, जी सर आपकी बात समझ में आ रही। किसी भी कंपाउंड में एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH ग्रुप है बेटा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन OH ग्रुप है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो डिपेंडिंग अपॉन OH मैंने एक क्लासिफिकेशन कर लिया। दूसरी क्लासिफिकेशन जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होती है कि भैया जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। तो पहला, जब अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज से OH जुड़ा है तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। और अगर ये वाला OH ग्रुप किसी भी sp2 कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ग्रुप से जुड़ा है तो उसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर देते हैं। अगर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो उसको एक ग्रुप में कर देंगे, और या तो OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा तो उसको दूसरे ग्रुप में कर देते हैं। एक बार फिर से समझाता हूं, जो अल्कोहल होता है उसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। एक तो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH तो मोनोहाइड्रिक, दो OH तो डाइहाइड्रिक, तीन OH तो ट्राइहाइड्रिक, चार से ज्यादा पॉलीहाइड्रिक। ठीक है बेटा, अगर मान लो भाई साहब हमारे पास में एक और तरीका है क्लासिफिकेशन करने का जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किया। मान लो कोई कंपाउंड है जिससे OH ग्रुप अटैच है, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है तो उसको एक पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, अगर sp2 से कनेक्टेड है तो उसको दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर दिया। आइए मैं समझाता हूं कैसे। अगर मान लो कार्बन sp3 से कनेक्टेड है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, कितनी है sp3। तो अगर हमारा OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ये जहां भी होगा तो भैया अगर मान लो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि डबल बॉन्ड कार्बन के बाद वाले कार्बन से, जैसे मान लो ये हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब इसके जस्ट बाद वाले कार्बन से OH कनेक्टेड है,
डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप कनेक्टेड है तो उसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये होता है एलाइलिक कार्बन। और अगर एलाइलिक कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड हो, OH कनेक्टेड हो, तो उसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक अल्कोहल। तो आपको याद रखना एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड होता है तो उसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और ये क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन है भाई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इससे OH ग्रुप कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? इसे बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज देख लो, अगर मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है जैसे कि CH3, इससे OH कनेक्टेड है, तो इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और अगर इस पे OH प्रेजेंट है तो इसे बोल देंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH कनेक्टेड है तो एलाइलिक कार्बन। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन से अगर OH कनेक्टेड है तो बेंजाइलिक कार्बन। इस बोथ केस में बेटा जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, तो हमने एक sp3 के बेसिस पे कर लिया और अब अगली क्लासिफिकेशन करेंगे sp2 के बेसिस पे। बेटा मान लो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मान लो ये है और इसी से OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसी से OH ग्रुप कनेक्टेड है, तो इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2। भाई इसमें एक सिग्मा इधर, तीन सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस बार जो OH ग्रुप कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही OH कनेक्टेड होता है, यानी OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसे कहते हैं बिनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बिनाइलिक अल्कोहल। बच्चों को बड़ा डाउट होता है एलाइलिक और बिनाइलिक में। एलाइलिक मतलब क्या होता है? देखो बिनाइलिक मतलब बिलाई गए हो है ना, घरों में हमारे कहा जाता तू तो बिलाई गए हो, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, हैं बहुत बर्बाद हो गए हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, हैं मास्टर की बात नहीं मानते हो, हाँ तुम्हारा ट्यूशन लगवा दिया है, तुम ट्यूशन भी पढ़ने नहीं जाते हो, बड़ा बवाल होता था। तो मान लो भैया दो टर्म हमने आपको पढ़ाया, एक हमने पढ़ाया आपको अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? ये मास्टर क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अलाइलिक बिनाइलिक है मास्टर। देखो भाई अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? अलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है बेटा, मान लो तुम्हारे पास CH3 है, जी मास्टर, या मान लो तुम्हारे पास में CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, जी जी, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड CH2OH। अब सुनो, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन। और तुम बताओ अगर अलाइलिक कार्बन से OH कनेक्टेड है तो इसे क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। जी मास्टर, क्रिस्टल क्लियर। दूसरी बात बेटा, अगर मान लो आपके पास ऐसा हो, कैसा हो, अगर मान लो आपके पास ऐसा हो कि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली OH कनेक्टेड हो, इसे बोलते हैं बिनाइल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? बिनाइल कार्बन। बिलाय गया, बगल बगल है ना, तो बिनाइल हो गया। तो बिनाइल, अगर बिनाइल कार्बन से OH कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिनाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा? बिनाइलिक अल्कोहल। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे डाउट होना चाहिए। एक डाउट और होता है बच्चों को, क्या होता है मास्टर बताओगे? जी बिल्कुल बताएगा मास्टर आपको। मास्टर आपको ये बताएगा कि भैया अभी मैंने आपको बताया है फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्टेड होता है। इट इज नॉट अल्कोहल, इट इज फिनॉल। ठीक है सर। बेटा अल्कोहल कब होगा? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ना कनेक्टेड हो। जैसे कि अभी अगर मैं इसको CH3 बोल दूं, अब OH लिखता हूं, तो अब ये फिनॉल नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा अल्कोहल, और इस अल्कोहल को कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। फिनॉल तभी होगा जब बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्टेड होगा, है ना। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन है उससे OH कनेक्टेड है, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना। याद करो आप, फिनॉल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इसीलिए कहता हूं डेफिनेशन नीट में इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। फिनॉल क्या होता है? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन व्हिच OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, अब ये फिनॉल है ना। आप इस केस को देखो, आप इस केस को देखो, यहां पे देखो बेटा, यहां पे डायरेक्टली तो नहीं कनेक्टेड है, यहां पे कार्बन से OH कनेक्टेड है। बात समझ पा रहे हो? तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि इस वाले कार्बन को बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन। तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से की, एक तो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। एक कार्बन अगर sp3 से कनेक्टेड है, उसमें दो केस है,
या तो फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा OH, तो उसे बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। और अगर बेंजीन वाले कार्बन से कनेक्टेड है, बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे OH कनेक्टेड है, तो उसे बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। और इन दोनों केसेस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है। एक तो ये तरीका था। दूसरा एक था बिनाइलिक अल्कोहल, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। बोलो मेरी बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के। स्ट्रक्चर मतलब हम अल्कोहल के भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जी सर, फिनॉल के भी स्ट्रक्चर को देखेंगे और ईथर के भी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये कैसा होता है। जी मास्टर देखते हैं। आपको इसको लर्न करके रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। ये क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसे आपको लर्न करके रखना है। ध्यान से देखो, ये है बेटा आपका मेथनॉल। मेथनॉल मतलब CH3OH। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप देखो तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 108.9 डिग्री। इसका 108.9 डिग्री है। पर अगर आप फिनॉल का देखो तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री है। इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेथनॉल। अल्कोहल से फिनॉल का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इसका 108.9 डिग्री है और इसका 109 डिग्री है। तो आपको लर्न करके रखना है। ये मेथनॉल क्या है? मेथनॉल यहाँ पे OH ग्रुप है ना, तो ये अल्कोहल है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? आपको याद करके रखना है 108.9 डिग्री। पर फिनॉल के केस में कितना है बेटा? 109 डिग्री। कितना है? 109 डिग्री। अब जरा हमारी बात को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर आप देखो ईथर का, तो ईथर का देखो कितना है बेटा? 1111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। आपने देखा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? ईथर का। ये क्या है बेटा? ये हमारे सामने ईथर है। ईथर का बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री है। वहीं अल्कोहल का बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है। लर्न करके रखना। और फिनॉल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। एक सवाल उठता है, सर ईथर का एंगल 111.7 डिग्री कैसे हो गया? उसका रीजन है बेटा, इसके पास 2 CH3 ग्रुप है। और ये जो CH3 होते हैं ना बेटा, ये बल्की ग्रुप होते हैं, है ना, ये बल्की ग्रुप होते हैं। बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाता है? रिपल्सन बहुत होता है। और रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाता है? ये भैया बल्की ग्रुप होते हैं। बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाता है? इनका जो बॉन्ड एंगल होता है भाई वो बढ़ जाता है। रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। 111.7 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब ये जो लिखा है इसका नाम मिथॉक्सीमीथेन, ये कंपाउंड का नाम है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जब भी हम ईथर पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा कैसे हुआ ये, क्योंकि ईथर के अंदर 2 बल्की ग्रुप है ना, एक CH3 दूसरा CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो फिनॉल के अंदर ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक तरफ बेंजीन था, ये हाइड्रोजन था। यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन था, एक ही बल्की ग्रुप था, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एंगल कम थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लोन पेयर्स था, इस वजह से थोड़ा बहुत रिपल्सन हुआ और इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। ईथर में 2 बल्की ग्रुप आ गए, इसका बॉन्ड एंगल और बढ़ गया। यानी कि सवाल आता है बॉन्ड एंगल पे कि बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो सबसे पहले होता है ईथर का, फिर हम बोलेंगे फिनॉल का और फिर बोलेंगे अल्कोहल का। इस केस में ठीक है बेटा, देखा आपने इसका बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पास में बल्की ग्रुप है। क्या है बेटा? इसके पास में बल्की ग्रुप ज्यादा है ना, 2 CH3 अटैच है। 111.7 डिग्री। इसका फिनॉल का कितना होता है बेटा? 109 डिग्री और इसका 108.9 डिग्री। भैया आपको लर्न करके रखना है, आपको एज इट इज लर्न करके रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे अल्कोहल को बनाया जा सकता है। आपने इस रिएक्शन को पढ़ा है बेटा, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे ही मैं बोलता हूं न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है? सब्स्टिट्यूट करने वाला किसी चीज को। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास में बेटा कोई भी हेलो एल्केन हो। हेलो एल्केन मतलब सर CH3Cl हो, मान लो लेट सपोज CH3Cl है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। अब तुम्हें क्या पता हो, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक्वस NaOH जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये? एक्वस NaOH जो होता है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करता है बेटा? ये एक ही झटके के अंदर इस हैलोजन को निकालता है और खुद जा करके OH ग्रुप अटैच करवा देता है। इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में भी बोल सकता हूँ।
ये क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। जी सर, ये क्या करेगा, ये बेटा जैसे देखा RX को, हेलो एल्केन को, CH3Cl को, Aqueous NaOH, ये क्या करेगा, एक झटके में यहां से Cl निकलेगा और एक झटके में यहां से OH जा करके यहां पे अटैच हो जाएगा CH3OH। अब बताओ इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहां से Na+OH- होता है। जी सर होता है मालिक, यहां से OH- आकर के अटैक कर रहा है और ये X निकल जा रहा है X- के फॉर्म में, तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया बेटा, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक ही झटके में यहां से OH आएगा, फिर X को हटाएगा और खुद जाके चिपक जाएगा और क्या बना देगा, बना देगा अल्कोहल। क्या बना देगा बेटा, अल्कोहल। एक झटके में कांड हो गया। प्यार हुआ इकरार हुआ, फिर प्यार से अब क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हाँ बेटा, एग्जाम के बाद सारा कांड होगा, परेशान नहीं होना है। जी मास्टर क्या क्या आप ही गाना गाते हो, आप ही चुप कराते हो, क्या करूं यार, टू वे इंटरेक्शन नहीं है, वन वे इंटरेक्शन है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि सर जब भी हमारे पास में हेलो एल्केन होता है उसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो एक ही स्टेप में यहाँ से OH- आता है, इस हेलोजन को हटा देता है। यानी अगर रिएक्शन हमारी वन स्टेप में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ये SN2 रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा, SN2 रिएक्शन है। जी मास्टर बिल्कुल। अब इसमें OH क्या कर रहा है, OH- अटैक कर रहा है किस पे, हेलो एल्केन पे। ये RX क्या है, हेलो एल्केन ही तो है। इससे क्या हो रहा है, CX बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, CX का बॉन्ड यानी इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फिर क्या बन जा रहा है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इससे क्या बन जाएगा भाई, CX बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ROH बन जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इससे अल्कोहल बन जाएगा। जी सर आगे बढ़े, जी सर बिल्कुल बढ़ते। कैसे हुआ समझ में आई, जी सर आ गया। बात करते हैं भाई, लेकिन अगर मान लो हमारे पास पानी है तो H2O जो होता है बेटा एक वीक बेस होता है या वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि जब ये टूटता है ना, जब ये टूटता है ना तो ये देता है H+ और OH-। OH- इज नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल होती है तो वहां पे SN1 रिएक्शन होती है, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में यहां से OH- आता है, जी मास्टर आएगा, और फिर उसके जैसे ही आता हुआ देखेगा ये X अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या बनवा देगा, R+। फिर इस पे आकर के OH अटैक करेगा, क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ पे OH- आकर के अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, फिर बनेगा ROH। यानी ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2O था। H2O जो होता है बेटा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। अब कैसे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन 1 स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी, बेटा लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सारे बता दिए हैं। SN1 कैसे पहचानोगे, SN1 SN2, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो SN1 जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है ना। तो हम बेस को देख करके बता देंगे। अब मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो सीधा मेंटोस बताऊं, सीधा मेंटोस बताऊं क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास में RX होगा और H2O होगा तो सीधा आपको प्रोडक्ट से मतलब है ना। नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ मत करना, X को हटाना और H2O में से क्या करोगे, OH को यहाँ पे लगा देना, ROH अल्कोहल बन जाएगा। कुछ नहीं करना। पर भाई मान लो आपसे पूछ लिया रिएक्शन का मैकेनिज्म कि बताओ SN1 से हुआ SN2 से हुआ, तो आपको पता तो होना चाहिए कि SN1 है। वो कैसे जान पाओगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वीक बेस होगा तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, SN1 होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, SN2 होगा। बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, तो एल्कीन से बनाने का तरीका है कि भाई इसका हाइड्रेशन करा दो। हाइड्रेशन मतलब सर पानी के प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन करा दिया जाता है एल्कीन का, और क्या बना देते हैं बेटा, अल्कोहल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूं। मान लो हाइड्रेशन करा दें एल्कीन का। अब जब भी कभी हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन का तो हमेशा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, यानी एसिड जरूर होता है, एसिड जरूर होता है। एसिड नहीं होगा तो H+ लिख दिया जाएगा, ओवरऑल एसिड तो H+ ही देता है ना, तो इसको एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं। लेट सपोज हमारे पास में कोई एल्कीन है। एल्कीन मतलब मास्टर साहब मान लो CH2 या ऐसे कह दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मुझे इससे अल्कोहल बनाना है तो मैं इसका कराऊंगा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये एल्कीन है ना,
ये हमारे पास में क्या है, एल्कीन है। तो अगर हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है फ्रॉम एल्कीन, तो मैं इसका कराऊंगा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि पानी लूंगा। हाँ सर, हाइड्रेशन कराने का मतलब पानी, हाइड्रेशन मतलब पानी होता है, लेकिन वहां पे एसिड को जरूर लूंगा, यानी H+ के प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ये क्या करेगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेंटोज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं और वहां पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल से OH ग्रुप को अटैच करते हैं। किस रूल से बेटा, मार्कोनिक ऑफ रूल से। तो यानी जब भी कभी एल्कीन से अल्कोहल बनाना होगा और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे मार्कोनिक ऑफ रूल। कैसा लगाएंगे बेटा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल लगाने का मतलब क्या हुआ सर, इसमें OH- भाई ये H2 टूटेगा, H2 टूटेगा तो H+ और OH- दो चीजें निकलेंगी। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन होगा, है ना। OH- विल गो टू दैट कार्बन, इसका कहना होता है मार्कोनिक रूल का कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। ये होता है मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट will goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, जिसके पास में हाइड्रोजन कम होगा। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो किसके पास हाइड्रोजन कम है ना, किसके पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ से H+ OH- निकला, जिसके पास में हाइड्रोजन कम है उसके पास OH जाएगा। यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH जाएगा, इस बार कहाँ पे जाएगा बेटा, OH यहाँ पे जाएगा, तो H+ किसके पास जाएगा। और जब भी कभी भी बेटा H OH का एडिशन कराते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है, तभी ये OH जाता है। और यहाँ पे क्या जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास OH जाएगा, H+ किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 था CH3 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो OH ग्रुप जाकर के अटैच हो गया, और अगर OH ग्रुप अटैच हो गया तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो आपको याद रखना है कि एल्कीन से जब कभी भी अल्कोहल को बनाते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, तो बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल से हम वाटर को ऐड करते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई, जी सर। अब एल्कीन से ही बनाने जा रहे हैं अल्कोहल को, पर इस बार हम इनडायरेक्ट एडिशन कराएंगे वाटर का। कैसा एडिशन कराएंगे बेटा, इनडायरेक्ट एडिशन कराएंगे, इनडायरेक्टली एडिशन कराएंगे, पर यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। सर हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ कहाँ पे मार्कोनी लगेगा, कहाँ पे एंटी मार्कोनी लगेगा। आपको देखना है कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगर यहाँ पे H+ और H2 होता तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता, तो वहां पे आप मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते। पर इनडायरेक्ट एडिशन एंटी मार्कोनी कब लगाओगे, जब कभी भी आपको BH3 दिख जाए, THF दिख जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख जाए, है ना, BH3 का होल ट्वाइस या B2H6 दिख जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे BH3 है, बोरॉन है, THF है, H2O2 है, BH3 का होल ट्वाइस है, B2H6 है। तो इस केस में हम वाटर को एंटी मार्कोनी से ऐड कराएंगे। लेट सपोज हमारे पास में कोई एल्कीन है, CH3 CH2, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एल्कीन है। अब अगर हम इसका रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ BH3 THF, सुनना मास्टर की बात, हाँ मास्टर आप ही की बात सुन रहा हूं, H2O2, या इसका रिएक्शन करा दूं बेटा मैं BH3 का होल ट्वाइस के साथ, है ना, BH3 का होल ट्वाइस के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको वाटर ही ऐड कराना है। याद रखना दिमाग में, जहां भी ये रिएजेंट हमको दिखेंगे, जहां भी ये चीजें दिखेंगी, हम वाटर को ही ऐड कराएंगे, हम वाटर को भी ऐड कराएंगे। पर यहाँ पे जो वाटर ऐड होगा, यहाँ पे क्या करना है, हमको एडिशन ऑफ वाटर ही कराना है। ये कंसेप्ट बेटा याद कर लेना कि जहां पे कभी ये सब चीजें होंगी, हमको एडिशन ऑफ H2O ही कराना है, पर हमको कराना है बाई एंटी मार्कोनी। किससे कराना है बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ से। एंटी मार्कोनिक ऑफ से मतलब नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वाटर का क्या होगा, वाटर बेटा टूटता है, तुम्हें पता है, H+ में OH- में, ठीक है सर, टूट जाएगा। तो टूटेगा तो OH- किसके पास जाएगा, अब यहाँ पे एंटी मार्कोनी लगाना है, तो OH- इस वाले के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल लग रहा है, तो हो जाएगा CH3 CH2। अब बेटा जैसे ही H+ OH आता है, बॉन्ड टूट जाता है, तो इस बार यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब
जा करके आपका OH अटैच हो जाएगा। तो आपने देखा इस बार OH उसके पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था, इसके पास 2 था, इसके पास 1 था। अगर मार्कोनिक ऑफ होता तो OH इसके पास जाता, पर क्योंकि यहाँ पे BH3 है, परऑक्साइड है बेटा, कहा था परऑक्साइड होता है, वहां पे एंटी मार्कोनी लगता है। तो याद रखना जब कभी भी एल्कीन हो और उसके सामने BH3, THF, B2H6 ये सब लिखा हो तो वहां पे आपको एडिशन ऑफ वाटर ही कराना है, पर एंटी मार्कोनी से कराना है। और जब आप ऐसा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये भी एक रिएक्शन होता है, इसमें भी अल्कीन होता है। अब भैया यहाँ पे भी वाटर को यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल से ऐड कराते हैं, जैसा कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में करते थे, सेम यहाँ पे भी करेंगे। बस यहाँ पे HgOAc का होल ट्वाइस लिखा होगा, जहां पे भी HgOAc का होल ट्वाइस होगा वहां पे आपको सेम वही काम करना है जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में करते थे। जैसा मान लिया CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे लिखा है मान लो HgOAc का होल ट्वाइस। तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या कराना है, हमें वाटर को ही ऐड कराना है। ध्यान रखना जहां भी कभी आपको एल्कीन दिखे और HgOAc का होल ट्वाइस दिखे, समझ जाना यहाँ पे भी हमको वाटर को ही ऐड कराना है, पर वाटर को इनडायरेक्ट मेथड से ऐड कराना है मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के। यहाँ पे डायरेक्टली कहीं वाटर तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसी वजह से कहते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है वाटर का। कहीं आपको डायरेक्ट वाटर नहीं दिखेगा, इनडायरेक्ट एडिशन है। तो इसमें क्या करेंगे सर, वाटर टूटेगा H+ में OH- में। जी सर टूटेगा, जब ये टूटेगा बेटा यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ लगेगा तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे जाकर के OH कनेक्टेड हो जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CHOH, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 बन जाएगा। ये हमारा अल्कोहल बन गया। यानी एल्कीन से 3 तरीके हैं, एक एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, दूसरा बेटा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा हम करते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और तीसरा ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन और फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो तेज हो रहा है क्या, नहीं मास्टर तेज नहीं हो रहा है। बात करते हैं कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन से बेटा हम अल्कोहल को बना सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स फ्रॉम व्हिच वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बना सकते हैं, तो भैया अगर एल्डिहाइड और कीटोन से आपको अल्कोहल को बनाना है तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होते हैं सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब होते हैं RMgX। क्या होते हैं बेटा, RMgX। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई सा रिएजेंट, ग्रिग वाले नाडी रिएजेंट। जी मास्टर। अच्छा बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पास में मान लो कोई भी एल्डिहाइड है या कोई भी कीटोन है। लेट सपोज कि हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड है HCHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, देखो ये CHO एल्डिहाइड है ना, इसको मेथेनॉल कहा जाता है, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये एल्डिहाइड ही है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। यहां से बेटा हमेशा याद रखना ये R- को देता है, किसको देता है, R- को। हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको देता है, R- को। तो अगर ये R- को देगा तो ये R- आकर के इस पे अटैक करेगा, और जैसे इस पे अटैक करता है बेटा, तुम देखो ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे। अब जैसे ही R- इस पे अटैक करेगा तो इसे ये वाला बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ेगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये R जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर क्या होता है बेटा, फिर इसमें हम वाटर का एडिशन करा देते हैं। किसका एडिशन करा देते हैं, वाटर का। और जैसे ही वाटर का एडिशन कराते हैं तो यहाँ से H+ और OH निकलता है। यहाँ से भाई वाटर का एडिशन करेंगे तो जैसे ही वाटर का एडिशन कराते हैं यहाँ से H+ निकलता है, ये H+ जाता है इस O- से कंबाइन करके यहाँ पे OH बना देता है। तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। ध्यान से सुनो, हमारे पास मान लो कोई एल्डिहाइड है, इसका मैंने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा हमेशा R- को देगा, किसको देगा, R- को। ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे। अब जैसे अटैक करता है कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्यों, क्योंकि भैया कार्बन की वैलेंसी की धज्जियां उड़ जाएंगी ना, तो इसको तोड़ना पड़ता है। जैसे तोड़ता है इसके ऊपर O- आता है, इसका रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ। वाटर H+ को डोनेट करता है, जैसे H+ मिलता है ये H+ जाता है, ऑक्सीजन से चिपक जाता है और हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है ना। अब जैसे मान लो ये भी हमारा क्या है, HCHO एल्डिहाइड ही तो है। जी मास्टर एल्डिहाइड है। अब अगर ये एल्डिहाइड है बेटा, इसका रिएक्शन कराया RMgX के साथ, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, R-। अब ये R- जाएगा, इस पे अटैक करेगा, है ना। अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जी मास्टर टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, CO-। हाँ सर, यहाँ पे H। अब इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, किसके साथ बेटा, मजबूरी है कराना, क्योंकि वाटर के साथ कराएंगे तभी तो H+ मिलेगा। यहाँ से H+ निकलेगा, H+ जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जैसे ही H+ अटैच होगा हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH
CHOH, है ना बेटा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जैसे भाई ये जाएगा तो यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है बेटा, CH3 CH2OH। बोले मेरी बात समझ में आई? जी सर आपकी बात समझ में आ गई। भाई साहब देख पा रहे हो किस तरीके से चमत्कार हो रहा है, देख पा रहे हो? जी मास्टर देख पा रहा हूँ। आगे बढ़े। अब मैं से मान लो कीटोन है, अब कीटोन के केस में क्या होगा, ये कीटोन है, अब कीटोन है भाई सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ से R माइनस निकलेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे H आएगा, और जैसे ही H आएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो नोट क्या करना है, नोट आपको सिर्फ ये बात करनी है मास्टर, नोट आपको सिर्फ ये बात करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया है, क्या लोचा हो गया है इसको समझाता हूं मैं फिर से। देखो भाई ये R माइनस गया तो क्या होगा बेटा, जैसे ही R माइनस जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CH3 CO माइनस, और यहाँ पे R गया है जो R अटैच हो जाएगा। जी सर अटैच हो जाएगा, और यहाँ से बेटा जैसे ही R तुम्हारा अटैच हुआ, अब इसका रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे H प्लस आएगा, H प्लस जाकर के वहां अटैच हो जाएगा, कहाँ, यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 COH H और ये R, ऐसा बनेगा, ठीक है भाई। हाँ अब कीटोन था RMgX, यहाँ से R माइनस निकला, गया अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया, इसको H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, यहाँ से H प्लस निकला, गया यहाँ पे अटैच हो गया, हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल मिला। तो याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिला। अब रटना नहीं है यार, तुम करके देख लो। अब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड है, RMgX आएगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तुम्हारे जुबान पे चलना चाहिए, अगर कीटोन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप इसको लर्न, भाई मैं तो कहता हूँ बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपके जुबान पे होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, कीटोन में हमेशा 2 कार्बन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 3 डिग्री होगा, है ना। तो तुम्हें दिमाग में सब लेकर के चलना है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से भी अल्कोहल को बना सकते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, इनसे सबसे क्या करते हैं बेटा, हम अल्कोहल को बना लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं, अल्कोहल को बना लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, आइए आपको बताते हैं। अब बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं अल्कोहल को, यहाँ पे लेते हैं निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजन H2 LiLH4, यानी हम क्या कराने वाले हैं, हाइड्रोजन को ऐड कराने वाले हैं। यानी हाइड्रोजन को ऐड कराने का मतलब हम रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। लेट सपोज हमारे पास में एल्डिहाइड है, क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो मान लो हमारे पास में एल्डिहाइड है। अब अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन LiLH4 NaBH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, कोई भी ले लो, चाहे LiLH4 ले लो, चाहे NaBH4 ले लो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल ले लो, ये क्या करेगा बेटा, कुछ नहीं करेगा। हमेशा ये आते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है H2, है ना। ये एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो बताओ क्या बन जाएगा। जब एक हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएगा, तो इसको मैंने ऊपर दिखा दिया। क्या हुआ मैं आपको समझाऊं। लेट सपोज हमारे पास में कोई एल्डिहाइड है, ऐसा है मान लो, है, हाँ सर है। अब क्या समझा रहा हूं भाई, अगर मैं इसका रिएक्शन इसके किसी के साथ कराऊं, लेट सपोज LiLH4 के साथ ही करा दिया, तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये किसी एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन जो उधर गया वो क्या बना लेगा, OH बना लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने नीचे दिखा दिया, है ना। तो आप देख रहे हो किस तरीके से क्या बन गया भाई, एक हाइड्रोजन, ये जो एक हाइड्रोजन यहां बचा इसको मैंने नीचे दिखा दिया भाई, एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ OH बन गया, COH बन गया, एक हाइड्रोजन को मैंने नीचे दिखा दिया, और ये हाइड्रोजन तो है ही है। ओवरऑल हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। पर कैसे बना बेटा, हमने क्या किया इस केस में, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया, LiLH4 NaBH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल में, और हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया अल्कोहल। क्या मिल गया बेटा, अल्कोहल मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब कीटोन है मान लो, या फिर मान लो एक और काम करते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। मान लिया हमारे पास एल्डिहाइड था, LiLH4 NaBH4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, देखो प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, ठीक है सर। अगर हमारे पास कीटोन होगा, LiLH4 होगा, NaBH4 होगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम होगा, सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा बेटा, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, और उसका रिएक्शन कराएंगे LiLH4 के साथ, NaBH4 के साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम के साथ, तो कुछ नहीं होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो नीचे वाले हाइड्रोजन को मैं नीचे दिखा देता हूँ, और एक OH बन जाएगा, उसको ऊपर दिखा देता हूँ, और हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बेटा अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है बताओ, ये
ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, 2, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या सर क्या समझाना चाहते हो? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी आप ऐसा देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कराना है। कहीं भी कोई भी एल्डिहाइड देखो, कीटोन देखो, और अगर आप देख रहे हो कि वहां पे उसका रिएक्शन LiLH4 के साथ कराया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, रिएक्शन हो जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगा। आइए भैया एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन को देखते हैं। आइसिड हैलाइड, आइसिड हैलाइड क्या होता है? आइसिड हैलाइड होता है कि मान लो ये C डबल बॉन्ड OCl है, तो इसे बोलेंगे एसिड हैलाइड। ये तो पूरा एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये क्लोरीन लगा है, तो ये क्या है? क्लोरीन क्या होता है? हैलोजन होते हैं, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड। भैया देखो जो पीछे लगा होता है ना, इसका बड़ा मायने होता है। क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, क्या लगा है? जो भैया देखो कहने को कहते हैं कि भैया हम कास्ट वास्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, ये सब, भाई बिलीव तुम नहीं करते हो ना, जमाना तो करता है। तुम कास्ट पे बिलीव नहीं करते हो, मैं मानता हूं, ठीक है, तुम कास्ट पे, भाई यहाँ पे OH लगा है, तो OH है तभी तो डिसाइड कर रहा है कि अल्कोहल है। अगर यहाँ पे OH ना होता तो क्या अल्कोहल होता? नहीं होता। कास्ट का मतलब बहुत होता है जीवन में, हमारे आपके जीवन में, चलो ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। वी डू नॉट बिलीव इन कास्ट, बट अवर सोसाइटी बिलीव इन कास्ट, अवर सोसाइटी बिलीव इन कास्ट। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस व्यक्ति कौन से जाति का है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, सबसे पहले जाति देखा जाएगा। इसीलिए तुम लोगों को अवेयर करता रहता हूं, अलर्ट करता रहता हूं कि भैया सेम कास्ट होना चाहिए। मैटर करता है। अब भैया यहाँ पे OH लग गया तो अल्कोहल हो गया ना। अगर ना मैटर करता OH का लगना तो अल्कोहल ना होता। OH लगने के बाद ये कंपाउंड पूरा अल्कोहल हो गया। यहां पे भैया क्लोरीन के लगने के बाद ये हैलाइड हो गया। तो भाई साहब पीछे वाला चीज मैटर करता है। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैं ब्राह्मण हूं। किसी का नाम सिंह है, वो ठाकुर है। किसी का नाम श्रीवास्तव है, वो लाला है। एक बात बता रहा हूं, तो कास्ट मैटर करता है। जब आपकी शादी होती है ना, तो केवल कास्ट ही नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है गोत्र क्या है आपका, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो। चलो ठीक है, हम लोग जनरल में आते हैं तो हम ब्राह्मण है तो तिवारी, शुक्ला, मिश्रा कहीं भी हो सकता है। जो श्रीवास्तव है उनकी शादी श्रीवास्तव में होगी, जो सिंह है उनकी शादी सिंह में होगी। एक रिचुअल्स है, एक कल्चर है, इसको बनाया गया है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसी वजह से तुमको समझाता हूं कि भैया ध्यान सोच समझ के काम करना। हाँ, तुम्हारा जो प्रेम प्रसंग चल रहा है वो तुम्हारा अपने जीवन का है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम्हारा नाम पूछा जाएगा। पहले तो पूछा जाएगा तुम क्या करते हो, जीवन में तुमने क्या किया है। जब जिस भी इंसान के साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहते हो बेटा, अगर वो इंटरकास्ट में है तो पहले उसका बाप तुमसे यही पूछेगा, उसके पिताजी आपसे यही पूछेंगे कि बताओ भैया कितना पैसा कमाते हो, क्या करते हो अपने जीवन में आप। जब कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपसे यही पूछना चाहता है कि अपने जीवन में कितना पैसा कमाते हो। असल में उस व्यक्ति को तो इंटरेस्ट ही नहीं है आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या करते हो। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप कितना पैसा कमाते हो। सही है, तो पहले तो यही पूछा जाएगा कि बताओ आप क्या करते हो। जब वो बता दोगे तो फिर पूछा जाएगा आपका पूरा नाम क्या है, बताओगे भैया मेरा नाम ये है। फिर आपका गोत्र मिलाया जाएगा, बड़ी रस्में होती हैं। फिर आपका देखा जाएगा कि इसमें कोई शनि मंगल ग्रह कोई दोस्त तो नहीं है। इन सारी चीजों को करने के बाद में तब आपकी शादी संपन्न होगी। और तुम्हारा इंटरकास्ट भैया तुम्हारे सामने बड़ी चैलेंज है। या तो तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बहुत पैसा कमा लो, या तो फिर भैया छोड़ दो। सिंपल सा मंत्र, पढ़ाई पे फोकस करो। मैं तुम्हें यही समझाता हूँ। तो भैया पीछे वाली चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो मान लो एसिड हैलाइड था, LiLH4 है, NaBH4 है, एक डबल बॉन्ड टूटेगा। अब सुनो भैया, ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपके पास में एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे भाई दो कांड होगा। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी? 1 स्टेप में नहीं होगी। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड होता तो सीधा 1 स्टेप में रिएक्शन होती। LiLH4 NaBH4 H2PT आता, इस डबल बॉन्ड को तोड़ता, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, आपके पास में अल्कोहल बन जाता। पर अगर हमारे पास में बेटा एसिड हैलाइड होगा तो रिएक्शन 1 स्टेप में नहीं होगी, रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। यहाँ पे LiLH4 NaBH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। यहाँ पहले क्या होगा? पहले यहाँ से H2 निकलेगा, वो इस एसिड क्लोराइड वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कार्बन और Cl का बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। अब एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड जब बना ना,
तो एल्डिहाइड का अगेन आप क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे। जैसे LiLH4 है, NaBH4 है, कुछ भी हमने ऐड करा दिया, अब अगेन इसका रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली हमको क्या मिलेगा भाई, जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से अगेन हाइड्रोजन आएगा भाई, NaBH4 से अगेन हाइड्रोजन आएगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो एक CH3 CH2 और एक OH बन जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई, एक स्टेप में नहीं हुई, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। ठीक है भाई, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, NaBH4 जो होता है वो ईस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एनहाइड्राइड को, इन तीनों चीजों को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो मान लिया कोई ईस्टर है, ईस्टर मतलब सर, ईस्टर मतलब ये होता है RCOOR, इसको बोलते हैं ईस्टर। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है ईस्टर और ईथर में। और ईथर क्या होता है सर? ईथर होता है ROR, जब बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर बीच में ऑक्सीजन है, तो ये ईस्टर है। लेकिन अगर अकेला ऑक्सीजन है बीच में तो ये क्या है, ये ईथर है। तो आपको याद रखना है। तो जो LiLH4 होता है, अगर उसके सामने ईस्टर आ जाता है तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, या उसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एनहाइड्राइड आ जाता है, तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। कौन? NaBH4। कौन? NaBH4। तो अब NaBH4 नहीं कर पाता है तो किसको यूज करेंगे? LiLH4 को यूज करेंगे, H2 को यूज करेंगे, प्लेटिनम को यूज करेंगे। यहाँ पे NaBH4 को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन सेम है, ये भी 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी। एल्डिहाइड और कीटोन एक ही स्टेप में हो जाते हैं, पर जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, सब 2 स्टेप पे होते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले तो HOH, कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। आप देखोगे कि HOH मिलके पानी बन जाएगा और हमारे पास में एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब इस एल्डिहाइड पे अगेन यहाँ पे 2 H2 आएंगे और एक हाइड्रोजन को यहाँ तोड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, आपका अल्कोहल बन जाएगा। पर ये अल्कोहल जो बना बेटा, ये 2 स्टेप में बना, एक स्टेप में नहीं बना, है ना। अब मान लो आपके पास में एसिड क्लोराइड है ना, अगेन 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और आपका ये बना करके दे देगा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो भी मैंने बताया आपको कि यह बन जाएगा CH3 CH2 OH। अगर मान लो आपके सामने भैया क्या आ जाए, ईस्टर आ जाए, ये क्या है बेटा? ये ईस्टर ही तो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ईस्टर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में NaBH4 नहीं लेना है, NaBH4 आएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे हमको लेना है LiLH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये क्या करेगा बेटा? ये एक हाइड्रोजन इधर लगाएगा, इस ऑक्सीजन के इस तरफ हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी हाइड्रोजन। तो क्या होगा बेटा? जब इधर हाइड्रोजन लगाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 OH बन जाएगा, एक CH3 OH बन जाएगा, और एक क्या होगा बेटा? इधर का क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया? ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। अब अगर ये एल्डिहाइड बन गया तो इसका फर्दर क्या होगा? फर्दर इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, और हमारा एक अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनके तैयार हो जाएगा बेटा? अल्कोहल। ठीक है भाई, अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, कि अल्कोहल जो हम देख रहे हैं इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है किसका? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट देखो तो चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, इवन चाहे ईथर ही क्यों ना हो, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे भी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। पर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अल्कोहल से भी ज्यादा होती है ना। ये आपको लर्न करके रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होती है, वरना अगर ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से भी ज्यादा होती है, कीटोन से भी, है ना, ईथर से भी, हाइड्रोकार्बन से सबसे ज्यादा होती है। अब सुनो, अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये बात समझ पाओगे कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अल्कोहल में बेटा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। पर हमेशा आपको याद रखना है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। अब बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। मान लिया आपके पास में कोई कंपाउंड है जिसमें OH है और इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और अगर उसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। पर मान लो कोई कंपाउंड है उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग मतलब खूब ज्यादा ब्रांच निकले हैं, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। इसका मेन रीजन क्या है कि जब कभी भी किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि वहां पे वंडर वॉल फोर्स डिक्रीज कर जाती है
है ना। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे, मान लिया हमारे पास में CH3 CH2OH है ना, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकती है। पर अगर मैं यहाँ पे खूब ब्रांचिंग कर दूं CH3 है ना, खूब ब्रांचिंग कर दूं, खूब CH3 ग्रुप लगा दूं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, है ना। अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे खूब ज्यादा कार्बन है, OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, तो अब ये भाई इसमें वंडरवाल फोर्स जो है वो बहुत वीक हो जाएंगी, है ना, बहुत वीक हो जाएंगी। तो ब्रांचिंग करोगे भैया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, है ना, क्योंकि वंडरवाल फोर्स क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल की। आपको पता है कि अल्कोहल दारू में क्या करते हैं, पानी मिला के पीते हैं ना। हाँ ठीक है भाई, हम नहीं पीते भाई। हाँ मास्टर ये सब गंदी बातें नहीं करता है, गलत बात है। हाँ ये सब चीजें दूर, इन सब चीजों से बहुत दूर। अल्कोहल जो होता है उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन बेटा अगर मान लो सॉलिबिलिटी की बात करें तो वैसे अगर मान लो कम कार्बन है और उसमें OH अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कम है ना, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छे से पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। पर अगर मान लो कोई ऐसा अल्कोहल है जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, कार्बन एटम ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम है अगर किसी भी अल्कोहल में, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी में। लेकिन जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाओगे किसी अल्कोहल के अंदर, फिर उसको पानी में डालोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक मतलब दो वर्ड देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है इट हेट वाटर। ये क्या करता है, हेट करता है वाटर से। और ये कब होता है भैया, जैसे आप कार्बन एटम खूब बढ़ा दो, कार्बन एटम है मान लो CH3 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 CH2OH, खूब कार्बन बढ़ाते चले जाओ तो हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा, पानी से नफरत करता रहेगा। लेकिन भाई साहब अगर कम कार्बन है तो वाटर को पसंद करेगा, हाइड्रोफिलिक। किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा टाइम देते हो, बहुत ज्यादा बात करने लगते हो, एक्सेस में बात करने लगते हो, तो उससे आप नफरत करने लगते हो। जैसे कि कार्बन एटम बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका बढ़ने लगता है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, हेटिंग वाटर, वाटर से हेट करना। फोबिक मतलब हेट, है ना। ये कब होता है, जब कार्बन एटम बढ़ता है। और हाइड्रोफिलिक कब होगा, जब कार्बन एटम कम रहेगा किसी अल्कोहल में। फिलिक मतलब लव करना, क्या करना बेटा, लव करना। फिलिक मतलब होता है लव करना। इसमें जब कार्बन कम रहेगा तो ऐसा होगा। तो भाई साहब कार्बन बढ़ाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है किसी इंसान को अगर आप ज्यादा टाइम दोगे, कुछ ज्यादा रहेगा, बहुत बात करने लगोगे, इंपॉर्टेंस तुम्हारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जैसे जैसे बात करते जाओगे उसकी फोबिकिसिटी बढ़ती जाएगी, वो फोबिक बन जाएगा इंसान, तुमसे हेट करने लगेगा। कम टाइम दोगे तो फिलिक रहेगा, जैसे कि कार्बन के केस में कम कार्बन रहते हैं अल्कोहल में तो सॉल्युबल होता है वाटर में, जैसे ही कार्बन नंबर बढ़ता है हाइड्रोफोबिक हो जाता है। सेम कांड जीवन में भी यही है। अगर तुम्हें फिलिक बन के रहना है, किसी से प्रेम संबंध में रहना है, तो टाइम कम दो, इंपॉर्टेंस कम दो। हाँ भाई क्या मंत्र दिया मास्टर, वही यहाँ पे भी होता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बेटा जब कार्बन एटम इंक्रीज करता है टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट है। कम कार्बन रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अल्कोहल की। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो अल्कोहल जो होता है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? जब भी कभी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो मान लो आपके पास में ROH है, तो इस केस में OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से निकलेगा RO-। ये जो RO- है बेटा ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तीन ऐसे रिएक्शन है जो अल्कोहल शो करता है जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। पहला एसिडिटी, दूसरा एस्टेरिफिकेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। आइए एक एक करके देखते हैं कि एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी तुमको हुई होगी कभी ना कभी। खैर इस एसिडिटी की बात करते हैं। जैसे तुमने देखा जो अल्कोहल होता है बेटा वो डोनेट कर सकता है H+ आयन को। किसको डोनेट कर सकता है? H+ आयन को। लेट सपोज हमारे पास में ROH है, ये क्या है बेटा? ये एक अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल क्या करेगा? ये टूटेगा H+ में और RO- में। RO- क्या है बेटा? RO- एक एनायन है। क्या है मास्टर? एनायन है। और अगर ये एनायन है तो क्या होगा बेटा? अगर ये एनायन है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हमें इसकी एसिडिटी बतानी होगी, कौन सा अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। भाई ROH था तो इसने H+ दिया, RO- दिया, यानी एनायन है। जितनी ज्यादा इसका एनायन स्टेबल होगा, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन,
more the stability of anion, more the acidity। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर स्टेबिलिटी, मोर एसिडिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एसिडिटी होगी। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, यहाँ पे -I और -M ग्रुप ज्यादा होनी चाहिए, है ना। -I और -M ग्रुप ज्यादा होंगे तभी तो भाई एनायन स्टेबल रहेगा, और +I + M ग्रुप कम होनी चाहिए। अब जितने ज्यादा +I + M ग्रुप होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। तो एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो एनायन है भाई ये कितना स्टेबल है, कितना स्टेबिलिटी है इसकी, है ना भाई। ये ROH है, इसने H+OH दिया, तो भाई मान लो हमारे पास CH3OH है, अब ये टूटेगा तो CH3O-, सुनिए CH3O- H+ में दिया। अब ये CH3O- कितना स्टेबल है ये डिसाइड करेगा कितनी इसकी एसिडिटी है, ठीक है। अब क्योंकि अल्कोहल H+ दे सकता है, क्योंकि अल्कोहल H+ दे सकता है, इस वजह से इसको ब्रोंस्टेड एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि क्या दे सकता है, H+ दे सकता है, ठीक है भाई। ओके मास्टर, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर नीट, अल्कोहल और वाटर। आपने सुना होगा कि जो अल्कोहल होता है और जो वाटर होता है, अल्कोहल जो होता है वीकर एसिड होता है वाटर से। इसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई वाटर जब टूटता है तो H+OH- आता है, अल्कोहल टूटता है तो H+RO- आता है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है, R मतलब सर CH3 C2H5, R ग्रुप जो होता है बेटा वो +I इफेक्ट देता है। तो जितनी ज्यादा +I होगी, जितनी ज्यादा +I होंगी, जितनी भी I ग्रुप मतलब समझ सकते हो कार्बन वगैरह, है ना। तो जितनी ज्यादा कार्बन वगैरह होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। आप जरा ध्यान से सुनो, आपको ये बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। +I ग्रुप मतलब कौन, कार्बन वगैरह हो सकते हैं, तो ये R है, ये +I है। +I होने का मतलब क्या है सर, जहां पे भी +I होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसी वजह से कम एसिडिसिटी होती है इसकी। और इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसी वजह से इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो अल्कोहल होता है वो वीकर होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में R ग्रुप है, ये +I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। एसिडिटी ऑफ वाटर इज मोर देन अल्कोहल। बोलो मेरी बात समझ में आई जी सर। अब भाई इतनी सारी चीजों को अगर आपने पढ़ लिया है तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए, ठीक है भाई। अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर। मैं अपने जीवन का आनंद उठा रहा हूं। ओके भैया, फिर से जहां शुरू किए थे वहीं पे आ चुका है मास्टर। खोलते हैं स्लाइड को। एक्चुअली में क्या है ना, इस बोर्ड में एक दिक्कत है बेटा, जानते हो क्या, 30 स्लाइड से ज्यादा रख नहीं सकते हैं, 30 तो मैं पढ़ा चुका हूँ, है हाँ। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल। आपने देख लिया अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो RO- H+ दे सकता है। इसके एसिडिटी होती है क्योंकि H+ देता है। कितनी ज्यादा एसिडिटी होगी, जितनी ज्यादा एनायन इसका स्टेबल होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल। बेटा मान लो हमारे पास में कोई अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, ये क्या है, मेटल है। तो इस केस में क्या होता है, अल्कोहल जो होता है एसिड की तरह बिहेव करता है। अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है भाई, RO- H+ दे रहा है ना। तो इस केस में ये जो अल्कोहल है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये सोडियम क्या है, मेटल है। याद करो, जब कभी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो यहाँ से RO- H+ में टूटेगा और ये Na है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से Na और OR चिपक जाएंगे तो रोना बनेगा कि नहीं बनेगा, RO Na बनेगा, RO और Na बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपने देखा क्या बना, RO Na बन गया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब भी कोई भी अल्कोहल किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे रोना बन गया। एक होती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे भी देखो अल्कोहल टूटेगा RO- में H+ में, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH- निकलता है। क्या निकलता है बेटा, OH-। अब ये H+ OH- के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेता है और यहाँ से RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से RO- आता है, इस पर अटैक करता है और बना लेता है RCOR, यानी ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ईस्टर बन जाता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। किसके बीच में होता है, जब भी कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ से OH- निकलता है, H+ के साथ कंबाइन करके वाटर बन जाता है और यहाँ से RC डबल बॉन्ड O के पास में RO जाके चिपक जाता है, ईस्टर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई, है ना। अब कुछ और रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल का जो आप पढ़ चुके हो। जैसे मान लो भाई आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज के लिए है, इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, नाम याद रखना कि जब भी कोई एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटल बनता है। क्या बनता है बेटा,
एसिटल बनता है। ये सिर्फ आपको लर्न करके रखना है एज इट इज। कभी कीटोन अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो कीटल बनता है। क्या बनता है? कीटल। क्या मास्टर? कीटलवा, कीटलवा। ओके सर। हाई 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 हाई, अब बहुत ठंड लग रही है भाई। हाँ सर। चलो भाई, अल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अभी तक हमने देखा कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, पर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि याद करो, जब हमने अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के प्रेजेंस में कराया था तो क्या हुआ था? जब भी कभी अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के प्रेजेंस में कराओ तो PCl3 को बीच में लिखो ऑक्सीजन के नीचे, और एक Cl को इधर लिखो, एक Cl को इधर लिखो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो अब देखोगे आप, एक RCl बन जाएगा, एक HCl बन जाएगा, और एक बनता है PuCl3। यानी जब कभी भी अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? RCl बनता है, HCl बनता है, PuCl3 बनता है। ठीक है बेटा। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो अल्कोहल होता है ना, उसमें क्या होता है बेटा? इसमें ROH का बॉन्ड ब्रेक होता है ना। देखो अल्कोहल जो होता है, ये जो अल्कोहल है ROH है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह तब बिहेव करेगा जब OH का बॉन्ड टूटेगा, है ना, यहाँ से RO- निकलेगा। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा? जब ROH होगा और इसमें R और OH का बॉन्ड टूटेगा, यानी इसमें R+ निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से R+ निकलेगा। ओके भाई। हाँ सर। तो जैसे ROH है, PCl5 है, ये बनता है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई। PCl3 ROH है तो यहाँ से R+ निकलता है बेटा, R+ निकलता है, यहाँ से एक Cl के साथ कंबाइन करके RCl बन जाता है, H3PO3 बनता है। लर्न करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पता होनी चाहिए अल्कोहल है, SOCl2 है। SOCl2 का काम क्या होता है? इसका काम होता है क्लोरीन को देना, और ये क्लोरीन जाता है, क्या करता है? इस OH को हटाता है, खुद जाके चिपक जाता है। और भैया यहाँ से दो गैस निकलती है, एक SO2 गैस और एक HCl गैस। क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं तो एस्केप आउट कर जाती हैं और हमें प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसी वजह से इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है अल्कोहल को बनाने का। बेस्ट मेथड, हाँ, किसको बनाने का? बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसको बनाने का? अल्काइल हैलाइड को बनाने का बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो गैसेस होती हैं, दोनों एस्केप कर जाती हैं, है ना बेटा? है ना? ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाई HCl और ZnCl2 का। HCl और ZnCl2 को हम लूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लूकास रिएजेंट, क्योंकि ये लूकास टेस्ट देते हैं। अगर मान लो हमारे पास 1 और 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो आपको पता है हेलोअल्केन मिल जाता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो हम चाहें तो HCl को ले सकते हैं, ZnCl2 की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाती है और हमें हेलोअल्केन मिल जाता है। इस केस में क्या होता है भाई? इस केस में जो अल्कोहल होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। 3 डिग्री में ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है भाई? रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, पानी निकालना है डिहाइड्रेशन में। अगर मान लो हमारे पास में कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें बेटा तो हमें मिल जाता है एल्कीन। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा क्या होता है, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH, हमारे पास में क्या मिल जाता है? हमको एल्कीन मिल जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, यहाँ से एक H निकलेगा, OH, पानी निकल जाता है। लेकिन ये कब होगा? 170 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर अल्कोहल का 2 मोल ले ले, ये जो अल्कोहल है इसका 2 मोल ले लिया और यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो हमको ईथर मिल जाएगा, है ना। अगर हमने क्या कर लिया, ये 2 मोल ले लिया अल्कोहल का, जैसे कि CH3 CH2 OH है, और हमने क्या कर लिया, एक और CH3 CH2 OH ले लिया, यहाँ पे HO CH2 CH3, यानी उसको CH3 CH2 OH का एक और मोल ले लिया। इस केस में क्या होता है, यहाँ से H ये मिल करके पानी निकल जाता है और बनता क्या है? CH3 CH2O CH2 CH3, यानी एक ईथर बन जाता है। ठीक है, तो जब कभी हम 1 मोल लेते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे तो एल्कीन बनता है, और जब कभी भी अल्कोहल का 2 मोल ले लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ईथर बन जाता है। ये बेटा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है, या डिहाइड्रेशन कराने के लिए यूज किया जाता है, इस वजह से इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जी सर, डिहाइड्रेशन, बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, तुम्हें पता ना, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे प्रेयर में खड़े होते हैं, फिर अचानक से वो गिर जाते हैं, चक्कर आ जाती है उनको, हैं, वो डिहाइड्रेशन ही होता है, कहते हैं हमको डिहाइड्रेशन हो गया था। हाँ, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का। मान लो प्राइमरी अल्कोहल है हमारे सामने, ठीक है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका हम कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। कोई भी बेटा हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो कीटोन मिल जाएगा।
अगर कोई भी 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसको कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस पे रेट कराएंगे तो एल्कीन मिल जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊं, कैसे भी बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास में अल्कोहल है, मान लो हमारे पास में CH3OH है। अब इसको हमने हीट किया कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, प्राइमरी अल्कोहल है, जानते हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। जैसे हम हीट करेंगे कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CHO। और जैसे ही मान लो ये इसको एक काम करते हैं, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो कुछ नहीं हो जाएगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CHO ग्रुप का एडिशन कराना है, सिंपल सी बात है। और कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल तो एल्कीन बन जाएगा। बस याद रखना बच्चे, इसमें कंफ्यूजन होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल होगा कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस तो एल्कीन बनेगा, ठीक है भाई। अगर अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रेट करता है, जैसे मान लो हमारे पास अल्कोहल है और यहाँ पे हमने KMnO4 K2Cl2O7 ले लिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लिया अल्कोहल है ROH है, पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कब, जब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तब ये होता है ना। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल क्या होते हैं बेटा, तुम्हें पता है जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH कनेक्टेड होता है तो फिनॉल होता है। फिनॉल की जो बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री होती है, ये आपको पता होता है। इसमें जो OH ग्रुप अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। हाँ ठीक है सर, फिनॉल ये होता है बेटा। अगर मान लिया क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी देख लो आप। अगर मान लिया एक OH है कार्बन से डायरेक्टली अटैच तो फिनॉल, अगर ये CH3OH है, अब इसमें देखो एक ही OH है ना तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। इसमें 3 अल्कोहल है, 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। कितने OH है उसके हिसाब से, 1 OH तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH तो डाईहाइड्रिक, 3 OH तो ट्राईहाइड्रिक, ठीक है भाई। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर। देखो भाई हमने कहा था ये जो OH होता है ना ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, कहीं भी अगर ये प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहीं से होती है, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, है ना। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे ना, तो उसका नाम पड़ जाता है 2 मिथाइल फिनॉल। ये इसका IUPAC नेम है, क्या नेम है बेटा, IUPAC नेम है। अब सुनो, अगर मान लो कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और नीचे पैर होता है ना तो इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे कोई ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये देखो किस पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पे जब OH लगा होता है तो बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर बेटा मान लो मेटा पोजीशन पे OH लगा है तो बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नॉमेनक्लेचर यहाँ से होगा, तो 3 मिथाइल फिनॉल इसका IUPAC नेम है। और पैरा पे OH लगा है तो मेटाक्रिसॉल बोलेंगे, OH लगा है तो क्रिसॉल बोल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3, ठीक है। अब CH3 है और यहाँ पे OH लगा है मान लो तो इसे बोलेंगे पैरा क्रिसॉल की पैरा पोजीशन पे लगा है। नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 तो 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना कभी भी ये OH ग्रुप है और इसके जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है तो कैटिकॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैटिकॉल। और अगर मान लो बेटा इसके मेटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, एक OH ग्रुप है इसके मेटा पोजीशन पे OH है तो बोलेंगे रेजिनोकॉल है, नमो देखो ठीक है, रेजिनोक्विनॉल बोलेंगे, ठीक है बेटा। अगर मान लो एक OH ऊपर लगा हुआ है, एक OH नीचे लगा हुआ है ना, एक OH ऊपर है और बिल्कुल एंटी पोजीशन पे OH लगा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे मास्टर, हाइड्रोक्विनोन बोलेंगे, ठीक है। एक OH लगा है उसके पैरा पोजीशन पे, सॉरी एक OH लगा है उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH है तो कैटिकॉल। अगर एक OH है मेटा पोजीशन पे OH है तो रेजिनोक्विनॉल। अगर एक OH है उसके जस्ट एंटी पोजीशन पे OH लगा है तो हाइड्रोक्विनोन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिनॉल की। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले इनकी बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है भैया। क्या होती है, हाई होती है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। भाई ये फिनॉल जो है, फिनॉल में क्या आपने देखा, पहली बात तो हर पोजीशन पे H होगा, OH है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटा इसमें बहुत तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबल होते हैं वाटर में
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई। लाइक डिसॉल्व लाइक, एक रूल होता है, आपने क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि लाइक चीजें लाइक में डिसॉल्व होती हैं। अब फिनॉल है, फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग साइज ऑफ एराइल चेन। जैसे जैसे एराइल चेन बढ़ाते जाओगे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, है ना, जैसे अल्कोहल में होता था, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते थे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता था, सॉल्बिलिटी घटती थी। सेम होता है फिनॉल में, जैसे जैसे एराइल चेन बढ़ाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा और सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। भाई ये हमारे पास में कोई एराइल हैलाइड है, क्या है बेटा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्यों सर, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से क्लोरीन कनेक्टेड है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH क्या करता है बेटा, टूट जाता है NaO- में और H+ में। यहां से NaO- क्या करता है, यहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है, क्लोरीन निकल जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है ONA। अब इसका रिएक्शन अगेन हम किससे करा देते हैं, HCl से। ठीक है बेटा, जैसे ही HCl आता है तो यहाँ से Na और Cl निकल जाते हैं और यहाँ पे भैया हमारा ऑक्सीजन अकेला बचता है और यहाँ पे फिर जाके H कनेक्ट हो जाता है, हमें फिनॉल मिल जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक एराइल हैलाइड का NaOH इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराते हैं। पहले NaOH क्या करता है, NaO+ H+ में टूटता है, H+ इस Cl को लेके फरार हो जाता है और यहाँ पे NaO- जाकर के चिपक जाता है। और जैसे ही NO- यानी ONH आता है, तुरंत इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं। HCl क्या करता है बेटा, इस Cl और Na बॉन्ड बना के NaCl बन जाते हैं और यहाँ पे H जाके कनेक्ट होता है, फिनॉल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब डाईएजोनियम सॉल्ट से भी कराते हैं, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। पहले हमारे पास में क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग है, उससे NH2 कनेक्टेड है, इसका रिएक्शन कराएंगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 273 से 278 केल्विन, तो हमारे पास मिल जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या मिल जाता है भाई, डाईएजोनियम सॉल्ट N2+X-, डाईएजोनियम सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर। कुछ नहीं होता है भैया, यहाँ से सब हट जाता है कार्यक्रम और यहाँ पे OH आकर के अटैच हो जाता है। जब भी कभी कोई भी डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। ये N2X- हटेगा और यहाँ पे OH लगेगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है ना। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन ओलियम H2SO4 से कराते हैं, तो SO3H आकर के प्रेजेंट हो जाता है, SO3H आकर के बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है और इसका नाम हो जाता है ओलियम। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि भैया SO3H ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएक्शन बेटा हम करा देते हैं NaOH के साथ। किसके साथ बेटा, NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से तुम्हें पता है NaO- H+ में टूटता है, ये SO3H गायब होता है, यहाँ ONA आता है, फिर इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, ये बेटा NaCl बन जाता है और यहाँ पे हमको फिनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा, फिनॉल मिल जाता है। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई। अब मान लो हमारे पास में बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन, बेंजीन है। अब अगर बेंजीन है और इसका रिएक्शन में B2O5 के साथ करा दूं, किसके साथ, B2O5 के साथ, तो जानते हो क्या होगा, तो यहाँ पे हमको सीधा फिनॉल मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान रिएक्शन होती है, हर बच्चे को पता होता है कि बेंजीन का रिएक्शन B2O5 के साथ कराओ तो फिनॉल मिलता है। अब सैलिसिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। सालिसिलिक एसिड, साली वाली साइलिक एसिड, ये OH है, यहाँ पे COH है, तो इसका पूरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। भाई यहाँ पे OH हो और इसके ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा हो तो सैलिसिलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन अगर NaOH और CaO के साथ कराते हैं, तुम्हें पता है ये क्या करते हैं, यहाँ से CO2 को निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बचता है, हाइड्रोजन बचता है और हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो जब भी कभी सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन NaOH और CO के साथ कराते हैं, तो यहाँ से बेटा CO2 निकलता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, फिनॉल बन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे क्यूमीन रिएक्शन करता है भाई फिनॉल बनाने के लिए, वो हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास में लेट सपोज क्यूमीन है। क्यूमीन को क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जैसे कि CH3 CH CH2, ये आइसोप्रोपाइल दिख रहा है और बेंजीन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन, इसको क्यूमीन के नाम से बुलाते हैं। अगर क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। लेट सपोज ये हमारे पास में क्यूमीन है ना, ये हमारे पास में क्यूमीन है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये ऑक्सीजन आता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके घुस जाता है। कैसे घुसता है बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये जैसे ही जाता है तो ये कांड कर लेता है C, एक ऑक्सीजन लगता है,
फिर इससे दूसरा ऑक्सीजन लग जाता है, यानी पेरोक्साइड लिंकेज हो जाती है, फिर हाइड्रोजन लग जाता है और यहाँ पे आपका CH2 ऐसे कनेक्टेड रहता है, CH2 ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो आप देखो यही हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे पास में क्यूमीन था, क्या था बेटा, क्यूमीन था। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया ये ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, जी सब लग गया, जैसे लग गया बेटा और यहाँ पे तो CH2 CH3 लगा ही है। तुरंत से हमने क्या करा दिया, इसको डाइल्यूट HCl के साथ में इसका रिएक्शन करा दिया और इसको हीट कर दिया। जैसे ही हमने इसको हीट किया, यहाँ से क्या हुआ ध्यान से समझना, ये CH2 C ऑक्सीजन CH3 ये सब निकल गया, ये सब निकल गया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बेटा फिनॉल, प्योर फॉर्म में फिनॉल मिल गया। देखो ये पूरा निकल गया, यहाँ पे OH बचा और ये बेंजीन से कनेक्टेड है तो हमें मिल गया फिनॉल। तो क्यूमीन से ऐसे हम बना सकते हैं फिनॉल को। फिर एक रेस्टिंग प्रोसेस है, इसमें हम बेंजीन को लेते हैं, बेटा इसको एज इट इज लर्न करके रखना है और उसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा देते हैं, है ना, किसके साथ में, HCl के साथ में। कभी भी आप बेंजीन लो और उसका रिएक्शन करा दो HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और आप हाफ मोल ऑक्सीजन लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज लर्न इट, आप इसको लर्न कर लो। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ इसको लर्न करने के लिए, हमारे पास टाइम की कमी है, वी आर नॉट इन ईयर लॉन्ग कोर्सेज, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको लर्न कर लो। तो जैसे ही आप बेंजीन का रिएक्शन HCl के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ हाफ मोल ऑक्सीजन और यहाँ पे FeCl3 को यूज करते हो, तो क्या होता है भाई, आपके पास में एराइल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, एराइल हैलाइड बन जाता है। तो जब भी कभी आप किसी भी बेंजीन का HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, है ना, इन हाफ मोल ऑक्सीजन, ये कहने का मतलब एक ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बन जाता है एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड से वार्म वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है क्या होता है, ऐसे क्लोरीन हटता है। जैसे ही आप एराइल हैलाइड देखो, H2O देखो, कुछ नहीं करना है, क्लोरीन को हटाना है, OH लगाना है। तो इसको रेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। पहले बेंजीन लेते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ हाफ मोल ऑक्सीजन, FeCl3, आपके पास में एराइल हैलाइड और फिनॉल बन जाता है। आइए केमिकल रिएक्शन देखते हैं फिनॉल का। केमिकल रिएक्शन क्या होती है फिनॉल की, जैसे हमारे पास मान लो फिनॉल है, अगर इस फिनॉल का रिएक्शन मैंने करा दिया CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH, तो जानते हो क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम इसको कराते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है, जैसे इसको कराते हैं CHCl2 आकर के एक्ट कर जाता है, CHCl2 आकर के एक्ट कर जाता है ना, किस पे, जैसे इसका रिएक्शन, पहले तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास फिनॉल है, हाँ फिनॉल है सर, अगर इसका रिएक्शन में कराऊंगा डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो HNO3 किसको देगा, ये NO2 को देगा। तो या तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा या तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूं तो जो फिनॉल होता है उसके ऑर्थो पे भी पैरा पे भी सब पोजीशन पे NO2 लग जाता है। कब, जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले। अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले फिनॉल के साथ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले तो दोनों ऑर्थो पे पैरा पे भी लग जाता है। ठीक है बेटा, हाँ सर। अगर इसका फिनॉल का रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कराते हैं तो क्या होता है, अगर इस केस में क्या होता है, एक ऑर्थो पे Br लग जाता है, एक पैरा पे लग जाता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। देखो डाइल्यूट HNO3 था तो ऑर्थो पे लग गया और पैरा पे लग गया, ऐसे Br2 है तो इस पे भी ऑर्थो पे एक Br लगेगा, पैरा पे एक Br लगेगा। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो भैया ब्रोमीन की प्रेजेंस में वाटर है, यानी कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया एक तरीके का। तो इस केस में क्या होगा, ब्रोमीन और दोनों ऑर्थो पे लग जाएगा और एक पैरा पे लग जाएगा, जिस प्रकार कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में होता था। ठीक है भाई। जिंक डस्ट के साथ अगर फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्योर फॉर्म में बेंजीन मिल जाती है। याद रखना, जब भी फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो हमें प्योर फॉर्म में बेंजीन मिल जाती है। हमारे पास में फिनॉल है, इसका रिएक्शन अगर हम Na2Cr2 के साथ कराते हैं तो भैया इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक हमको पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। ठीक है। अगर कभी भी इसका रिएक्शन Na2Cr2 के साथ कराते हैं तो हमें बेंजोक्विनोन मिलता है। बेंजोक्विनोन क्या होता है भाई, जब आपके यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और उसके पैरा पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, उसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अगर इसका रिएक्शन बेटा हम किसी भी हमारे पास में फिनॉल है, इसका रिएक्शन पहले हम NaOH के साथ कराएं तो तुम्हें पता है ONA बनता है। क्या बनता है, ONA। अगर यहाँ पे हम CO2 और H+ डाल दें, यानी CO2 भी H+ भी, तो जानते हो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। जैसे CO2 H+ डालते हैं तो बेंजीन के ऊपर, ऐसे फिनॉल है, फिनॉल के
ऑर्थो पोजीशन पे COH लग जाता है। पर कब होता है, पहले फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ONA मिलेगा बेंजीन के ऊपर। फिर CO2H+ को डालोगे तो सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाएगा, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COH लग जाएगा। अगर CHCl3 के एक्वस NaOH के रिएक्शन कराते हो तो पहले CHCl2 आएगा, फिर इसका रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर H+ डालोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। और फिनॉल ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO। ठीक है, तो आपने देखा क्या हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ। इस पूरे स्टेप में हमारे पास में फिनॉल था, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। इसमें क्या होगा बेटा, CHCl2 बनेगा, फिर NaOH आएगा, NaOH की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये एल्डिहाइड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर क्या होगा, फिर H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Na गायब हो जाएगा और यहाँ पे जाकर के हमें फिनॉल और CHO मिल जाएगा। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। इसको प्लीज बेटा एक बार आप ऐसे ही माइंड में बना लो, बहुत आसान होती है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है, जैसे डाइल्यूट HNO3 देखो, ऑर्थो और पैरा पे लगा दो NO2, है ना। कंसंट्रेटेड HNO3 देखो तो ऑर्थो पैरा सब पे लगा दो, दोनों ऑर्थो पैरा पे, है ना बेटा। अगर कभी भी आप ब्रोमीन वाटर देखो तो ऑर्थो पैरा सब पे ब्रोमीन लगा दो। कभी भी Br2 देखो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो केवल ऑर्थो और पैरा पे लगाना। जिंक डस्ट देखोगे तो सीधा क्या बना दोगे, बेंजीन बना दोगे। अगर Na2Cr2O7 H2SO4 देखोगे तो है ना बेंजोक्विनोन बना देना। NaOH है तो ONA, CO2H+ डालोगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या होता है भाई, ईथर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर भाई ये दोनों तरफ जो R ग्रुप लगे हैं ये सेम हो तो बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे CH3OCH3 दोनों तरफ R ग्रुप सेम है तो ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम क्या होता है भाई, इसको कहा जाता है, दोनों ग्रुप सेम है ना, इसको कहा जाएगा डाई एल्काइल ईथर। अब बेटा इसका IUPAC नेम क्या होगा, एल्कोक्सी ईथर, सॉरी एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहा जाएगा बेटा, एल्कोक्सी एल्केन कहा जाएगा, किसको, सिमेट्रिकल ईथर को। अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, जब दोनों R ग्रुप डिफरेंट होता है ना, इनका IUPAC नेम क्या होता है, अल्कोक्सी एल्केन। अल्कोक्सी किसको बोलते हैं, जिसका कम कार्बन हो, जैसे मान लो लिखा हो CH3OC2H5। अब ये अनसिमेट्रिकल ईथर है ना, इनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ये CH3 है, इसमें कम कार्बन है ना, और ये इसमें क्या है, ज्यादा कार्बन है। क्या है बेटा, ज्यादा कार्बन है। तो जिसके अंदर कम कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे अल्कोक्सी बोलेंगे। तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी ईथेन। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी ईथेन, है ना। जिसके ये अल्कोक्सी ग्रुप ही तो है, मिथॉक्सी एक कार्बन है तो मिथॉक्सी बोलेंगे, 2 कार्बन होता तो इथॉक्सी बोलते, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी बोलते, है ना। तो जिसके अंदर कम कार्बन है उसको एल्कोक्सी, जिसके अंदर ज्यादा कार्बन उसको एल्केन। इसका कॉमन नेम जो होता है बड़ा मजेदार होता है, एल्कोक्सी एल्काइल ईथर कहा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है भाई, लर्न करके रखना। ईथर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इसमें 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, 2 बल्कि ग्रुप है सो बॉन्ड एंगल इसका इंक्रीज कर जाता है रिपल्सन होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, कैसे ईथर को बना सकते हैं, आपको भाई पता है, डिहाइड्रेशन करा देते हैं अल्कोहल का तो ईथर हमको मिल जाता है। मान लिया हमारे पास में क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल का अगर हमने 2 मोल ले लिया तो आपको पता है क्या होगा, जैसे 2 मोल लेंगे यहाँ से H2O निकल जाएगा। पर इस कांड को कराने के लिए H2SO4 का होना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या मिल जाता है भाई, हमको ईथर मिल जाता है। तो ईथर को बनाने का तरीका है कि डिहाइड्रेशन करा दो अल्कोहल का, 2 मोल ले लो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा तरीका आपने पढ़ा ही है भाई पिछले चैप्टर में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। याद रखना विलियमसन ईथर सिंथेसिस तभी होगा जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। वो अल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है बेटा, यहाँ से निकल जाता है R+ और वो जाकर के यहाँ चिपक जाता है, बन जाता है ROR यानी ईथर बन जाता है। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बस याद रखना इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन कैसा भी हो सकता है, जैसे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लो CH3X है, CH3X है और यहाँ पे CH3ONA है, तो क्या होगा भाई, यहाँ से CH3O- निकलेगा और यहाँ से CH3+ निकलेगा, ये मिलके क्या बना लेंगे, CH3OCH3। क्या बना लेंगे, CH3OCH3। ये क्या है बेटा, ये ईथर ही तो है, देखो ये क्या है, ये ईथर है। हाँ सर ये ईथर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जैसे कि मान लिया भाई ये आपका एनिसोल है, अगर इसका रिएक्शन करा दूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड तो क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, ध्यान सुनना। जो आपका देखो ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, इससे हमारे पास OCH3 कनेक्टेड था
यानी कि ईथर था, इसका Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में, तो जानते हो क्या होता है, ये Br जाकर के पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है और ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी ये शो करता है। मान लीजिए हमारे पास में ईथर है, अगर इसका CH3COCl यानी एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, याद रखना हमारे पास में ये एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर OCH3 है, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ पे COCH3 जाकर के ऐड होता है। इस केस में भाई सीधा सीधा याद रखना है COCH3 जाकर के ऐड होगा। कभी भी एरोमेटिक रिंग से OCH3 कनेक्टेड हो और उसका रिएक्शन CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो यहाँ से COCH3 आता है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाता है और कई बार इसके पैरा पोजीशन पे लग जाता है बेटा, तो एज इट इज आपको लर्न करके रखना है। मान लिया हमारे पास में आपके पास में ये है बेंजीन रिंग OCH3, अगर इसका रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, तुम्हें पता है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, HNO3 किसको देता है, NO2 को, तो एक बार ऑर्थो पे NO2 लगता है, एक बार पैरा पे लगता है। OCH3 है, CH3COCl के साथ कराया तो COCH3 एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। हमारे पास OCH3 है Br2 एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में, तो Br ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अब बेटा कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं, जैसे जो मेथनॉल होता है उसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, वुड स्प्रिट कहा जाता है, ठीक है भाई। हाँ, अब ये जैसे CO है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम CrO2। अगर मान लिया कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन 2 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड CrO2 तो बन जाता है आपका बेटा CH3OH। ये क्या होता है, ये होता है मेथेनॉल। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका मेथेनॉल, ठीक है भाई। हाँ, अब ये मेथेनॉल जो होता है कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका पेंट में यूज किया जाता है, वर्निसेस जितने भी होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास में मेथेनॉल बनता कैसे है, तो हम कुछ नहीं करते, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है बेटा, 2 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड CrO2, है ना, कितने टेम्परेचर पे, 373 से लेकर के 673 केल्विन के टेम्परेचर पे इसको क्या बन जाता है, हमारा CH3OH बन जाता है। यानी इससे हम CH3OH बना सकते हैं। और ये जो मेथनॉल होता है इसको वर्निसेस में, पेंट्स में, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में यूज किया जाता है। और ये जो होता है इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है भाई। हाँ, अब मान लो हमारे पास में एथेनॉल हमको बनाना है, या फिर सुनो एथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो एथेनॉल बनाने के तरीके हैं भाई। आप C12H22O11 लो, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर में इसका रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज C12H22O11 को क्या करता है बेटा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना देता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बना देता है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। अब अगर हमें एथेनॉल बनाना है तो ये जो ग्लूकोज है इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। तो जाइमेज क्या कर देगा, एथेनॉल बना देगा और यहाँ से बेटा 2 मोल एथेनॉल बन जाएगा और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है बेटा ये क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल कब बनता है, जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं जाइमेज के साथ। तो ये था भाई हमारा पूरा क्रिस्प रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे भाई, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस लेक्चर को मैंने थोड़ा सा तेज रखा है ऑनेस्टली, ऐसा मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, पर एक बच्चे का कहना था कि सर इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, है ना, ऐसा हो जाए कि 2 घंटे के अंदर हो जाए। तो मैंने कोशिश किया है। हालांकि अब जब हमारी क्लास होगी तो डिटेल्ड होगी, है ना, पूरा डिटेल क्लास था ये भी। इस क्लास में जितना भी बताया गया मोर देन सफिशिएंट है। आप इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ लो, आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। हम मानते हैं कि थोड़ी स्पीड हमारी तेज थी, पर इस टाइम पे इसकी बहुत जरूरत है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।